अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नियो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि जहां जहां प्रोग्राम देखा जा रहा है आप लोग खुश हैं, अच्छी सेहत में हैं, अपने दिन का आगाज़ कर चुके हैं। जहां खुदा न खास्ता कोई परेशानी है, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की आजमाइश और मुश्किलात को आसान करे। जनाब, जब भी हम किसी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं या किसी के लिए कोई काम करें तो उसमें जो खलूसी नीयत है, इसका जो एक अंसर है वो होना बहुत ज़रूरी है। ये इसका बड़ा एक बेसिक इंग्रेडिएंट है कि हम अगर किसी की मदद करें तो वो महज कोई दिखावा नहीं है, वो महज सरसरी नहीं है, लेकिन हम वाकई दिल से किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तभी वो नेकी अल्लाह के हुजूर काबिल कबूल है। ये बात सोचनी है। लेकिन आजकल की दुनिया में क्या है, 2021 हम बड़े समझदार हो गए हैं। मेरी भी बड़ी कोताहियाँ होंगी वैसे तो आपको बता रही हूँ, लेकिन इसमें हम सब के लिए एक पैगाम है कि रियाकारी, दिखावा इतना बढ़ चुका है। ऐसा लगता है कि हम तमाम लोग शायद किसी दौड़ में लगे हुए हैं, किसी रेस में लगे हुए हैं। ज़ाहिरी तौर पे तो हम सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मीठे बोल भी बोलते हैं, अच्छे भी दिखते हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे मतलब कि ये हमारी जो ज़ाहिरी शख्सियत है ये उसकी दौड़ है। कोई शख्स भी आज के दौर में शायद ही अपने बातिन को संवारने के लिए चल निकला है। तो बहरहाल हमें जो है वो सोचना चाहिए कि हमें अपने बातिन को कैसे निखारना है, हमें अपने बातिन को हमें कैसे संवारना है, और रियाकारी से हम सबको जनाब बचना चाहिए, दिखावे से हम सब लोगों को बचना चाहिए। प्रोग्राम का जनाब बाकायदा आगाज़ करते हैं और जो ख़बर आ रही है प्रोग्राम के आगाज़ में, दो कि इट्स अ लास्ट शो ऑफ वीक, तो मैं चाहती थी कि प्रोग्राम का आगाज़ ज़रा किसी अच्छी खबर के साथ होता, मगर क्या करें जनाब, काम है और ज़िम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो ख़बर ये आ रही कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया, और जो ये इजाफा हुआ है ये अच्छा खासा इजाफा है। आम सार्फिन की जेबें वैसे भी खाली हो रही थी और खाली हो जाएंगी मेरे ख्याल से अब इस फैसले के बाद। और महंगाई का तूफान कब थमने वाला है, कोई रिलीफ क्या लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा, खासकर जो मिडिल क्लास तबका है और जो लोअर क्लास तबका है बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। ताहम अभी हम आपको बताएं कि जो वजारत ख़जाना का जो न्यू नोटिफिकेशन सामने आया है उसके अकॉर्डिंगली जो पेट्रोल की नई सरकारी कीमत है वो 123 रुपये 30 पैसे हो चुकी है। और जनाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जो इतलाक है वो 16 सितंबर से होगा, जो कि 16 सितंबर से 30 सितंबर तक होगा। डीजल की कीमत में भी 5 रुपये 1 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। नई कीमत 120 रुपये 4 पैसे हो चुकी है। मट्टी के तेल की कीमत में भी 5 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, नियो न्यूज़ के हमारे नुमाइंदे, वो इस वक्त लाहौर में किसी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि जो अवाम का रद्द अमल है इन बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों पर वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आसिम अशरफ। दो कि इट्स नॉट अ गुड न्यूज़, क्या माहौल है यहाँ पर, लोगों के पास आप मौजूद हैं, तो इस इजाफे से मुतालिक बताइएगा और लोगों का रद्द अमल भी शेयर कीजिएगा। नबीहा शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मैं लाहौर नहीं कराची में हूं, लेकिन दुख सबका मुश्तरका है। लाहौर हो, कराची हो, पेशावर हो, कोयटा हो, सब पाकिस्तानी हैं और इस वक्त पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं। पेट्रोल एक बुनियादी वो ज़रूरत जिससे ज़राए नक़्लो हमल हमारे जो है वो लॉजिस्टिक भी होता है। इसके अलावा जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, हम रोज़ाना घर से दफ्तर और दफ्तर से घर जा रहे होते हैं, मोटरसाइकिलें हैं या जिन हज़रात के पास गाड़ियाँ हैं, वो भी जो है वो इससे बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा जी महंगाई का एक बम, बल्कि एटम बम कहना चाहिए कि वो फोड़ दिया गया और 5 रुपए हुकूमती वुज़रा के नज़दीक कहा जा रहा है कि जी सिर्फ 5 रुपए इजाफा हुआ है। फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि जी अब भी दुनिया के कई ममालिक में ये कीमतें जो है वो पाकिस्तान में ये कीमतें कम हैं, लेकिन सूरत हाल जो है वो हर गुजरते दिन के साथ इंतहाई ख़राब होती जा रही है। लोगों की जो जेब है वो इतना जो है वो उस पर बोझ पड़ चुका है कि वो जेब अब फटने के करीब है और लोग भी जो है वो इस वक्त गम गुस्से के मानन जो है वो इस वक्त फटने के करीब हैं। इस वक्त एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि शहरियों से बात करें, और यहाँ पर शहरी जो है वो पेट्रोल डलवाने आए हुए हैं, लेकिन जब हम बात करने जाते हैं तो शहरियों का हम पर भी जो है वो नाराजगी का इजहार हो रहा होता है। एक साहब यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर थोड़ा सा हमारी तरफ मुतवज्जो होइएगा। 5 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिए गए, क्या कहना चाहेंगे? कुछ एहसासात हैं, कुछ जज्बात हैं हुकूमत के लिए आपके? क्या कहेंगे, ज्यादती है। हर रोज़ आए दिन जो है ना पेट्रोल बढ़ रहा होता है, समझ में ना आने वाली कहानी है। लेकिन
वो ये कह रहे हैं कि अब भी कम है दुनिया के कई ममालिक से, क्या ये बात दुरुस्त नजर आ रही है आपको? फिर वो दुनिया के बराबर कर दें, दुनिया के बराबर कर दें। अच्छा जी, लोग कह रहे हैं कि अगर उनका ये दावा है हुकूमती इदारों का तो फिर दुनिया के बराबर हमारे भी जो है वो तरक्की की दीगर चीज़ें होनी चाहिए। एक और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, पेट्रोल डलवाने आए हुए हैं, 123 रुपये लीटर हो गया है। 123 रुपये लीटर हो गया, लेकिन अब तो हमारा पूरा ही नहीं हो रहा भाई। सीधी बात है, 100 रुपये में पहले 3 दिन आना जाना होता था, अब हम 100 रुपये में एक दिन भी आना जाना हमारा बहुत मुश्किल हो गया। 18 रुपये का पेट्रोल था, 118 का, चलो फिर समझ में आती थी, लेकिन 5 रुपये डायरेक्ट बढ़ा दिए, वो भी 123 रुपये इशारिये 90 पैसे, यानी कि 124 रुपये ही काउंट करें आप। अब तो ये हमारा जीना मुश्किल हो गया। हम तो ये सोचेंगे मोटरसाइकिल खड़ी करें, एक साइकिल ले लें और साइकिल पे आना जाना कर लें। ये हुकूमत से तो अज़ाब है। ये लोग इतने तंग आ गए हैं कि अब पुराना दौर लौट रहा है, साइकिलों पे आने की जो है वो बात की जा रही है। एक और साहब यहाँ मौजूद हैं, अभी लाइन में लगकर आगे आए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, थोड़ा सा हमारी तरफ मुतवज्जो होंगे। 123 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है, हिम्मत करके आप डलवा रहे हैं, कितने का डलवा रहे हैं? 120 का डलवा रहा हूँ। 3 रुपये का भी रह गया, वो भी डलवा लें। बस ये राउंड फिगर 120 के डलवा रहा हूँ, लेकिन बहुत महंगा हो गया पेट्रोल। इतना महंगा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कुछ सोचे, पेट्रोल कम से कम करे ताकि आवाम को परेशान। गवर्नमेंट तो चाह रही है और बढ़े, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट को चाहिए कम करे, कैसे मुमकिन लग रहा है? गवर्नमेंट के हम कह रहे हैं ना, गवर्नमेंट चाह रही है, लेकिन हम आवाम चाह रही है, आवाम तो परेशान ना हो, आवाम को परेशानी से निकालना चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल जी, यही सूरत हाल है, आवाम को परेशानी से निकालना चाहिए। ये मुतालबात भी हुकूमत से ही हैं और पेट्रोल की कीमतें भी हुकूमत ही बढ़ा रही है। अच्छा आसिम, ये भी हमें बताएगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो यकीनी तौर पर बढ़ी हैं और आवाम का रद्देअमल भी हमने देख लिया, लेकिन इनकी कीमतें बढ़ने के साथ साथ जो दीगर अशाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। उस हवाले से यहाँ पर मौजूद लोग जो हैं उनका क्या रद्देअमल है, क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पर हमने आपके सामने अभी बहुत सारे लोगों से बात की। लोग इस वक्त, कुछ लोग बिल्कुल खामोश नजर आए, बेबस, मजबूर। रियासत हर कोई मजबूर होता है, लेकिन ये बात जो है वो बिल्कुल आया है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो शहर भर में या मुल्क भर में जिन चीज़ों की अशियाए खुर्दोनोश हों, अद्वियात हों या दीगर अशिया हों, उनकी जो उनकी नकलो हमल होती है, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन जिसे हम कहते हैं, वो जो है वो पेट्रोल से बराह रास्त जो है वो मुंसलिक है। एक मरतबा दोबारा मैं आपके कहने पर यहाँ पर लोगों से इस हवाले से भी बात करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सर, ये मुझे बताइएगा, पेट्रोल तो आप डलवा रहे हैं, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आटा, दाल, चीनी, चावल या दीगर जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी कीमत भी बढ़ती है? कुछ फ़र्क पड़ता है या सिर्फ पेट्रोल की कीमत पे फ़र्क पड़ता है? ये हर चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है, हर चीज़ पे। दूध का भी रेट बढ़ गया है, दालों का, घी का, हर चीज़ का। और पेट्रोल से हमारे को सफरी मामला में किराए बहुत बढ़ गए हैं, उस पर बहुत फ़र्क पड़ा है। वज़ीर आज़म साहब से कुछ कहना चाहेंगे? सुना आप आने वाले दिनों में कराची आने वाले हैं। उनके कराची आने का कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ कभी आज तक हमारे को। हमेशा वो पैकेज दे के, 1100 अरब का पैकेज दे के गए। वो पैकेज भी पता नहीं कहाँ है, पता ही नहीं कहाँ लगा है, किस जगह लगा है, पता नहीं आज तक। हाँ नबिया, किसी को भी नहीं पता है, मुझ समेत किसी को भी नहीं पता है कि 1100 अरब का पैकेज कहाँ है। यहाँ पर पीछे भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ पर एक साहब है। सर, ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, दीगर अशिया पर इसका फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ पेट्रोल पे पड़ेगा? अरे ज़िंदगी आराम हो गई है भाई, ये जब से पेट्रोल गया सब चीज़ों पे पैसे बढ़े। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें पैसे नहीं बढ़े? मैं कुछ कहना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से? जनाब आसिम अशरफ साहब इस वक्त कराची में मौजूद है पेट्रोल पंप पर, और वहां पर यकीनी तौर पर जो लोगों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है, जो कीमतें बढ़ गई हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई, सफर करना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। वैसे ही महंगाई इतनी ज्यादा है, तो ऐसे में अवाम का जो गुस्सा है वो बजा है। प्रोग्राम में लेंगे जनाब एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक की जानिब बढ़े। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और स्पोर्ट्स के मैदान में क्या हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन जनाब। और इस सेगमेंट में हम प्रोग्राम की बात करने वाले हैं। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि क्रिकेट के चाहने वालों का जो आज का दिन है वो बड़ा ही खास है, क्योंकि 18 साल के बाद जनाब न्यूजीलैंड की जो टीम है पाकिस्तान के दौरे पर है और आज उनका पहला मैच रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जा रहा है। 3 मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज होने जा रही है और एक तवील अरसे के बाद जनाब हम जो है एशिया से बाहर की टीम को पाकिस्तान में खेलते देखने अब जा रहे हैं। ये भी आपको बताएं कि सारे SOPs के तहत जो क्रिकेट शायकीन है,
तकरीबन 25% उनकी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद होगी और उसके साथ साथ वो तमाशाई सिर्फ लाइव मैच देख पाएंगे जिन्होंने कोविड की वैक्सीनेशन भी लगवाई होगी। ताहम हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान पर और हमारे साथ जो इस वक्त पैनल पे एनालिस्ट मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट तज्जियाकार जनाब याहिया हुसैनी साहब। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। याहिया साहब, सबसे पहले तो हमें ये जो न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त पाकिस्तान के विजिट पर है और जो आज पहला मैच खेला जाना है, इस दौरे की कितनी अहमियत है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए? थैंक यू वेरी मच नविया। और जिस तरह आपने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान खेलने के लिए आई है और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 2 आदमी का क्रिकेट टूर्नामेंट 2015 एंड 2019 है, दोनों का फाइनल खेली है और इस वक्त टॉप पोजीशन पर मौजूद है। अगरचे उनके जो रेगुलर कैप्टन है केन विलियमसन वो नहीं आए हैं, उसके अलावा उनके कुछ अहम खिलाड़ी यहाँ पर नहीं आए हैं पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए, लेकिन बावजूद उसके ये एक बड़ी टीम है और पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता बैनुल-अक़वामी टीमों की वापसी हो रही है और बड़ी खुश आइंद बात है। और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आना एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक इंतहाई अहम सीरीज है इस एतबार से कि नए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज हसन राजा साहब ने अपना ओहदा जो है वो संभाल लिया है। उनकी बहुत ज्यादा हाई होप्स है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उनसे सीधा ये कहा है कि जनाब आपने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को उठाना है। तो अब देखना यह है कि किस तरह रमीज हसन राजा साहब इस टीम को उठाते हैं और ये टीम किस तरह परफॉर्म करती है। अच्छा, अब चूंकि एक बड़ी तब्दीली आई है, क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है रमीज राजा अभी हाल ही में तैनात किए गए हैं, तो आई एम श्योर कि उनकी भी पूरी भरपूर नजरें होंगी इस सीरीज पर कि अगर पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाती है और साथ ही साथ इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी काफी आपको लगता है कि पाकिस्तान में दरवाजे भी खुलेंगे, मजीद और टीम्स भी आएंगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर? नबी, आहिस्ता आहिस्ता टीमें तो पाकिस्तान आ ही रही है। आपको याद होगा गुज़िश्ता साल जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई, फिर जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई थी, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें भी पाकिस्तान आ चुकी हैं। तो अब न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान आना है और नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है। और उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग, आपको याद होगा कि कोविड का जो SOPs थे वो ब्रेक हुए थे, वरना पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में फिनिश होता। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के मैदान जो है वो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मुकाबलों की मेजबानी के हवाले से जो है एक बार फिर मुतहर्रिक हो रहे हैं। और उसके पीछे अगर हम बात करते हैं तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, रेंजर्स, पुलिस और पाकिस्तानी अफवाज की जो कोशिशें हैं दहशतगर्दी के हवाले से, एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन को इस काबिल बनाया है कि लोग बिला खौफ खतर पाकिस्तान आकर यहाँ पर खेल रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम लोग जिक्र कर लें याहिया, थोड़ा सा अगर पास में चले जाएं और 2003 का जिक्र कर लें तो तब आपको भी और हमें भी बड़ी अच्छे से याद है कि न्यूजीलैंड की टीम को 5-0 से शिकस्त दी गई थी। दो के सर्कमस्टांसेस आर क्वाइट चेंज नाउ। न्यूजीलैंड की टीम को 5-0 से शिकस्त दी गई थी, बहुत पुरानी आप बात कर रही हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने जो आखिरी 2 सीरीज हमारे साथ खेली हैं, एक न्यूजीलैंड में खेली है, उन्होंने हमें 5-0 से हराया है, और एक सीरीज उन्होंने UAE में खेली थी, वो 1-1 से बराबर रही थी। एक मैच जो है वो नतीजा खेज साबित नहीं हो सका था। लेकिन यहाँ पर अगर मैं नबिया पाकिस्तान टीम के नुक्ते नजर से बात करता हूँ तो बॉलिंग तो नो डाउट बड़ी अच्छी है, बट आज कुछ ये भी कहा जा रहा है कि मौसम जो है हो सकता है थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हो जाए। बट मैं ये देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम, जिस तरह रमीज हसन राजा साहब बुलंद बांग दावे कर रहे हैं कि जो बैट्समैन 18 करता है उसको 28 करना चाहिए, जो 38 करता है उसको 48 करना चाहिए। रमीज हसन राजा साहब ने कहा कि आप फेयरलेस क्रिकेट खेलें, तो अब देखना यह है कि उनकी जो खिलाड़ियों के साथ मुलाकात हुई थी उसके बाद कितने फेयरलेस क्रिकेट खेलते हुए, कितने एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए, कितनी जारहा मिजाज क्रिकेट खेलते हुए, आज आपको इस बात का खुलासा मिल जाएगा। क्या सिर्फ किट चेंज हुई है या ख्यालात भी चेंज हुए? अच्छा, याहिया बाबर की भी बात कर लेते हैं, जरा कैप्टन की भी बात कर लेते हैं। तीनों फॉर्मेट्स का जो है वो कप्तानी का बोझ भी इस वक्त संभाले हुए हैं, उठाए हुए हैं। तो ये खबरें जो गर्दिश कर रही हैं कहां तक दुरुस्त हैं कि उन्हें टेस्ट कप्तानी से हटाया जा सकता है? देखिए नबिया, बात दरअसल ये है कि आप अगर किसी चीज की ठान लें, आप अगर किसी चीज के लिए जहन बना लें, तभी आप उसकी बात करते हैं। और रमीज हसन राजा साहब ने अपनी गुफ्तगू की शुरुआत में खुलासा ही ये किया
वो रमीज हसन राजा साहब जो अपने यूट्यूब चैनल पर बड़ी तारीफों के पुल बना करते थे बाबर आजम के, उन्होंने आते ही ये कहा कि जनाब मैंने बाबर आजम को इतना जानता नहीं हूँ, मैं थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। बाबर आजम कोई 30 साल के हैं नहीं, वो अपनी 27वीं सालगिरह का नेक्स्ट मंथ जो है वो केक काटने जा रहे हैं। तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं। आपको पता है कि यहाँ पर अगर किसी को उठाते हैं तो सर आंखों पर बैठा लेते हैं और गिराते हैं तो फिर वो कहीं होता नहीं है। रमीज राजा साहब के ख्यालात अब क्यों आपको तब्दील दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये एक लेगेसी रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, और पाकिस्तान क्रिकेट में जो खिलाड़ी हैं वो अपनी मर्जी से चलते हैं, और ठीक है अपनी मर्जी से चलना भी चाहिए। लेकिन रमीज हसन राजा साहब अब आए हैं तो उनकी ख्वाहिश है कि जनाब बस वो एक ऐसी चाबी भर दें टीम के अंदर के ये टीम जो है उड़ने लगे। तो अगर ऐसा होता तो मेरा ख्याल है इंजमामुल हक, मिसबाउल हक, वकार यूनुस और बाकी लोग जो फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं वो ये कर देते। तो अब रमीज हसन राजा साहब, मैं जो मेरी इत्तलात है वो ये है कि बाबर आजम सिर्फ टेस्ट टीम के नहीं बल्कि T20 टीम के भी शायद मुस्तकबिल में कप्तान नहीं रहेंगे, और अगर वो कप्तान रहे तो सिर्फ और सिर्फ शायद वनडे टीम के कप्तान रहेंगे। ये या आप इससे पहले ये न्यूज़ ब्रेक कर चुके हैं या हमारे शो में ब्रेक कर रहे हैं ये खबर? नहीं, ये मैं आपके साथ अब जो है वो शेयर कर रहा हूं, और ये तो बात सामने आ चुकी है कि बाबर आजम मुस्तकबिल में जो है वो टेस्ट टीम के कप्तान तो रहेंगे नहीं। और बाबर आजम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कही थी कि जनाब रमीज हसन राजा साहब जो है उन्होंने जो बात की है उसका ये मतलब नहीं निकलता, वो मतलब नहीं निकलता। तो ज्यादा दूर जाने की आपको जरूरत नहीं है, और आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि बाबर आजम कितने फॉर्मेट के कप्तान हैं। अच्छा चले याहिया, हम जरा अब टीम के बारे में बात कर लेते हैं, जरा मैच के बारे में बात करें। तमाम लोगों की नजरें जमी हुई हैं आज के होने वाले मैच के मुताबिक, कंडीशंस के मुताबिक बताएं किस टीम का पलड़ा आपको इस वक्त ज्यादा भारी लग रहा है, और रावलपिंडी की पिच पहले की तरह बैट्समैनों को क्या आपको लगता है कि सपोर्ट करेगी, मदद दे पाएगी? देखिए नबी, अभी न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बांग्लादेश से खेल कर आ रही है, और बांग्लादेश में वो 3-2 T20 सीरीज हार गए थे, और उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम 4-0 हार कर आई है बांग्लादेश में। एक तो बांग्लादेश की पिचेस कुछ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो टीम इस वक्त न्यूजीलैंड की पाकिस्तान आई है उसमें वो 4 खिलाड़ी भी शामिल है जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बांग्लादेश में शामिल नहीं थे। तो न्यूजीलैंड की टीम काफी मजबूत दिखाई दे रही है, इस बात के मद्देनजर के कई अहम खिलाड़ी उनके यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मेरे ख्याल में ये तगड़ा मुकाबला होगा, और अगर आप मुझसे पूछेंगी परसेंटेज के एतबार से तो मेरे ख्याल में 50-50 है ये सीरीज। पाकिस्तान टीम हल्का आई तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो झपट कर पलटना और पलट कर झपटने की भरपूर एहलियत रखती है। जहां तक आपने पिच की बात की है तो पिंडी की पिच के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान 3 स्पिनर्स के साथ माइट भी ऑपरेट करे, लेकिन इस मामले में न्यूजीलैंड की टीम जो है उसको भी एजाज पटेल की और 2 ऐसे स्पिनर की जो ज्यादा नाम नहीं रखते खिदमत हासिल है। बट अगर आप मुझसे पूछें तो मुकाबला बराबर है। अच्छा या इससे पहले हम हमेशा सुन चुके हैं, सीरीज होती हैं कि जो पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो अपने मसाइल से कब निकल पाएगा। आप तो ये सुन कर कान भी थक चुके हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपसे कमेंट लूंगी, गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की जानिब हमें जाना पड़ा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसी के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे क्रिकेट से मुतल्लिक, और आपको पता है कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जो सीरीज है उसका पहला मैच आज रावलपिंडी में हो रहा है। याया हुसैनी हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। याया, ब्रेक से पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं और हमेशा से तनकीद की जाती है पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर के जो मसाइल हैं। आपको लगता है कि कुछ बेहतरी हो पाएगी अब? नविया, बात दरअसल यह है कि अगर आप किसी मजबूत हिकमत अमली के साथ राइट मैन फॉर द राइट जॉब चीजों को अप्लाई करेंगे तो तभी चीजें ठीक हो पाएंगी। मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो उनको तो जुमा 8 दिन हुआ है, लेकिन लोग पुराने सिर्फ सरबराह ही क्रिकेट बोर्ड के तब्दील हुए हैं। बट अगर हम पिछले 3 साल जो एहसान मानी की सरबराही में क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा था उस क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा है, तो उन्होंने खिलाड़ियों को इस तरह तब्दील किया जिस तरह लोग अपने कपड़ों को तब्दील करते हैं। तो इस तरह तो चीजें कभी ठीक होंगी नहीं। और जो टेस्ट का प्लेयर है आपने उसको वनडे में खिला दिया, जो वनडे का प्लेयर है आपने उसको टेस्ट में खिला दिया, तो कैसे बात आगे बढ़ेगी, कैसे बात आगे बनेगी? तो अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ हम टीम की बात करते हैं तो 92 वर्ल्ड कप की बड़ी बात करते हैं रमीज हसन राजा साहब, वहां पर 3.5 बॉलर से पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया था। तो अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की, तो यहाँ पर भी कुछ बैटिंग में मामला ऐसा ही है। हम 3.5 बैट्समैनों के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रहे हैं। फिर आप बात करते हैं कि चीजें कैसे ठीक होंगी, कैसे हम स्टेबिलिटी लेकर आएंगे यहाँ। ठीक है याहिया, इस वक्त हमें ज्वाइन किया सलमान बट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं। सलमान, एक तो बड़ी अच्छी खबर है कि न्यूजीलैंड की टीम दौरा पाकिस्तान पर है, आज पहला मैच भी खेला जा रहा है क्रिकेट शायकीन के लिए, बड़ी अच्छी खबर है। टीम के सिलेक्शन पर क्या कहते हैं, बैलेंस टीम है आपको लग रही? देखिए, डेफिनेटली एक खुशी की बात है कि न्यूजीलैंड 18 साल बाद पाकिस्तान आई है और खैर से नॉर्मेलिटी की तरफ क्रिकेट आ रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में, तो इट्स ऑल गुड। और जो टीम है, आई थिंक यही आपकी अवेलेबल टीम यही है, पिछले काफी अरसे से यही टीम खेल रही है, अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ चेंजेस में भी। मैं वनडे टीम की बात कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हैज अ गुड चांस। न्यूजीलैंड अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे नहीं है। न्यूजीलैंड के जो मेन प्लेयर्स हैं, उनके कैप्टन है, उनके फास्ट बॉलर्स, उनकी प्रीमियर बैटिंग, ये चीजें मिसिंग है। उनका लेसर यूनिट आया है, सो पाकिस्तान के पास बेस्ट मौका है। अनफॉर्चुनेटली ये सीरीज वर्ल्ड सीरीज का हिस्सा नहीं है जिसके पॉइंट्स वर्ल्ड कप के लिए काउंट होने हैं, बट पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान भी पिछली सीरीज अच्छी नहीं खेला हुआ इंग्लैंड में। ठीक, बाबर, याहिया से हम जरा बात करते हैं। याहिया, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कौन आपको लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खासकर आज के मैच में गेम चेंजर साबित हो सकता है? कौन सा खिलाड़ी? मुश्किल सवाल आपने कर दिया नविया, लेकिन अगर आज शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली राइट जगह पर बॉल नहीं करते और आज पाकिस्तान को वो कामयाबी नहीं दिलवाते, तो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट ये सीरीज जो है अब वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान के नुक्ता नजर से, क्योंकि उनको वर्ल्ड कप की टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। तो उनको ना सिर्फ अपने आप को साबित करना है, बल्कि सिलेक्शन कमेटी को और बोर्ड को भी गलत साबित करना है, दबाव बनाना है। तो डेफिनेटली उनके लिए ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। याहिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आपने वक्त निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। बाबर, यही सवाल मैं आपकी जानिब थ्रो करना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि बाबर आजम की बात हो रही है। सलमान, कौन सा खिलाड़ी जो है आपको लगता है कि हमारी टीम में आज गेम चेंजर साबित होगा, और इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम में आपको सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर कौन लग रहा है, कहाँ से? देखिए, न्यूजीलैंड की टीम में 3 वो प्लेयर्स हैं। मैट हेनरी है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 4 दफा 5 खिलाड़ियों का आउट किया, उनके फास्ट बॉलर है। इसी तरह हेनरी निकल्स है, वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हुए हैं, लेथम वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हुए हैं। तो ये 2-3 खिलाड़ी उनके हैं जो इफेक्ट डाल सकते हैं। इश शोरी जो कि एक लेग स्पिनर है, वो भी इफेक्टिव हो सकते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से अगर 4 प्लेयर्स का नाम लें तो बाबर और रिजवान ऑब्वियसली, फखर जमान है, शाहीन है, हसन है, तो ये वो लोग हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, मैच जिता सकते हैं आपको अपने ऊपर लेकर। आपने बाबर का भी नाम लिया, अभी याहिया से भी जब गुफ्तगू हो रही थी तो जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, आपके भी नॉलेज में है कि जो उनको टेस्ट कप्तानी से हटाने की जो खबरें सामने आ रही हैं, याहिया ये खबर दे रहे थे कि T20 फॉर्मेट से भी शायद जो है उनको हटा दिया जाए। तो आपको लगता है कि इस प्रेशर में वो कप्तानी की जो जिम्मेदारी है वो उस तरीके से फराइज ठीक से निभा पाएंगे, उन पर काफ़ी प्रेशर नहीं होगा इस सीरीज को लेकर खासकर? देखिए, डेफिनेटली ये मौका नहीं है इस तरह की बातें करने का, बट अनफॉर्चुनेटली ये जहां से भी ये न्यूज आई है, मीडिया का तो काम है न्यूज देना, लेकिन निकालने वाले को इसका एहसास होना चाहिए कि किस टाइम पे क्या बात कर रहे हैं। आगे वर्ल्ड कप है, वो ही कप्तान है, अभी मैचेस हैं, वो कप्तान है। आपने जो करना है, जब आएगा टेस्ट मैच तो उससे पहले अनाउंस करेंगे टीम। इट्स नॉट गुड कि आप 3 महीने टेस्ट मैच है नहीं और आप वर्ल्ड कप से पहले इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आई डोंट नो क्या होता है क्या नहीं होता, बट दिस इज सैड, ये तरीका नहीं है काम करने का। अच्छा, अब ये बताइएगा, अभी जो है आपको क्या लग रहा है हमारी टीम का सलमान, कौन सा शोबा कमजोर है, कौन सा ताकतवर है, कहाँ पे स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है हमें? देखिए, हमारी टीम में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है, रिलेटिवली यंग टीम है। ठीक है, कुछ लड़के पिछले 4-5 साल से खेल रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी टीम का मिडिल ऑर्डर देखते हैं तो वहां पर काफी इनएक्सपीरियंस है। हमारे स्पिनर्स कोई ऐसे नहीं है जो आउटराइट बड़ी फॉर्म में हो, पिछले 1 साल के अंदर बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया हो। तो ये वो जो 2 एरियाज हैं जहां पे पाकिस्तान को तवज्जो देनी है। हमारे रिजवान और बाबर के अलावा फखर जमान भी वनडे में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, इमामुल हक की भी हैं, और शाहीन और हसन तो वैसे ही हर मैच में अच्छा करते आ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर और स्पिनर्स पे तवज्जो देनी है। अच्छा, पीसीबी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में ऑफ स्पिनर जो है वो तलाश नहीं कर सका अभी तक, जो है वो जिस तरह से आपने बताया कि पाकिस्तानी टीम से ऑफ स्पिनर गायब है, इस पर आप क्या कहेंगे कि क्यों इतने टाइम तक जो है इस पर जो है वो कोई स्ट्रेटजी नहीं बन सकी?
देखिए, ये तो बात यह है कि आपकी जो हेल्म ऑफ अफेयर्स है, जो आपके एनएचपीसी में जो आपके स्पिनर के साथ लोग काम करें, इसका तो वो बेटर बता सकते हैं। लेकिन जो आपके अवेलेबल स्पिनर्स थे, जिसमें बिलाल आसिफ था, जिसमें अभी पेशावर से हैं, मेरे जहन से उनका नाम निकल रहा है, वो डिसेंट स्पिनर्स हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट है, उस लिहाज से अभी उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही, तो मजबूरी है। लेकिन इसे ऑफ स्पिनर का होना जरूरी नहीं। यू जस्ट नीड टू हैव 2 गुड स्पिनर्स, चाहे वो ऑफ स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो। वैरायटी होना अच्छी बात है, लेकिन ना होना जो है वो कोई नुकसानदेह चीज नहीं है। तो यू नो, अभी आप T20 में तो आपके पास हफीज हैं जो ऑफ स्पिन कर सकते हैं, लेकिन वनडे में नहीं है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा सलमान, कौन सा आपको लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त देने के लिए या सीरीज अपने नाम करने के लिए, ऑब्वियसली होम सीरीज है, तो स्ट्रेटजी कहाँ पे तब्दील करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली न्यूजीलैंड की टीम जो है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग टीम इटसेल्फ, तो क्या जो है वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है। जिस क्रिकेट का बहुत जिक्र हुआ है, देखना है कि उसमें अब टीम क्या करती है, क्योंकि जब से रमीज भाई आए हैं वो एग्रेसिव क्रिकेट की बात कर रहे हैं, वो एक माइंडसेट की बात कर रहे हैं जिसमें आप फेयरलेस होके खेलें। तो देखना है कि टीम उसको कैसे अचीव करती है, बट आई थिंक दे नीड टू प्ले डिसेंट क्रिकेट। पिंडी जो है ये हाई स्कोरिंग जोन है, टीम बेसिक क्रिकेट अच्छी खेलेगी, ठीक है, जिसके रन भी होंगे और बॉलर्स एक्यूरेसी से बॉलिंग करेंगे, उसको फील्डिंग बड़ी काउंट करेगी, क्योंकि हाई स्कोरिंग जोन है। तो ओवरऑल अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजी की बात तो ऑब्वियसली पहला मैच देखने के बाद कर सकते हैं। पहले मैच से पहले स्ट्रेटेजी की क्या बात करें, कंडीशंस का पता ही नहीं है। ठीक है सलमान, साथ ही रहिएगा, लाइन पे रहेगा। मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। आज पहला मैच होने जा रहा है रावलपिंडी में, और क्या देख रहे हैं आप? कौन सी टीम का पलड़ा जो है वो आपको जरा तगड़ा लग रहा है? ये एक तो न्यूजीलैंड की टीम इतनी तगड़ी नहीं है, उनके मेन प्लेयर्स नहीं है, मार्टिन गप्टिल नहीं है, ईश सोडी नहीं है, कप्तान केन विलियमसन नहीं है। उनकी टीम को कप्तानी कर रहे हैं टॉम लेथम, जो विकेट कीपर है, और मैट हेनरी और 2-3 प्लेयर्स के अलावा उनके पास कोई इतने रीनोन प्लेयर नहीं है। कल टॉम ब्लंडर जो उनका विकेट कीपर है वो जख्मी हो गया, वो नहीं है, उसकी जगह डैरल मिचेल को बुलाया गया है, वो दूसरे वनडे में अवेलेबल होगा। तो ऑन पेपर तो न्यूजीलैंड की टीम इतनी मजबूत टीम नजर नहीं आती, लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैनों के बारे में क्या कहें कि वो 50 ओवर कभी भी पूरे नहीं खेलते, वो T20 के मूड में खेलते हैं और जल्दी आउट हो जाते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए बैट्समैनों के लिए आजमाइश होगी। ओपनिंग पेयर नया होगा, इमामुल हक और फखर जमान और बाबर और रिजवान जो है वो नीचे बैटिंग करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मुकाबला होगा, लेकिन हम न्यूजीलैंड की टीम को बिल्कुल ही ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते। ठीक है, न्यूजीलैंड की टीम अच्छी टीम है, लेकिन अभी वो वहाँ बांग्लादेश में T20 सीरीज हार कर आई है। वनडे में 2015 और 19 के वर्ल्ड कप मैचेस के फाइनल तक पहुंची है न्यूजीलैंड की टीम, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा पाकिस्तान को? जो टीम पहुंची फाइनल में उसके बेहतर प्लेयर्स नहीं आए हैं पाकिस्तान, आप देखें ना, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सिर्फ कौन है उस टीम का एक आध ही है, मैट हेनरी का एक आध और प्लेयर, और उसके अलावा उसका कोई नहीं है जो इस टीम में। टॉम लेथम है विकेट कीपर, बैट्समैन जो है उनके कप्तान है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो उनके मेजर प्लेयर्स तो आए नहीं है। अगर मेजर प्लेयर्स नहीं आए तो डेफिनेटली फिर एडवांटेज तो पाकिस्तान के पास होना चाहिए। जिस तरह से कीवी टीम है, जो उसका फॉर्मेशन है, अगर आप कीवी टीम पर नजर डालें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वनडे टीम में उनकी फिन एलन, हैमिश बेनविट, उसके अलावा डग ब्रेसवेल, एक कॉलन डी ग्रैंडहोम उनके अच्छे ऑलराउंडर हैं जो आए, और मैट हेनरी निकल, एजाज पटेल, इसके अलावा कोई रिनोन प्लेयर नहीं है। अगर वनडे टीम में कहें तो वनडे टीम में उनके प्लेयर आ जाएंगे, मार्क चैपमैन आ जाएगा, उसके अलावा डैरल मिचर, इश सोडी, लेकिन टॉड एस्टल आ जाएगा, लेकिन उनके मेन प्लेयर्स तो IPL खेल रहे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड की टीम इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन हमें तो हमेशा कमजोर टीमों ने अपसेट किया है। 2019 में हम T20 सीरीज श्रीलंका से हार गए, जो पाकिस्तान में हुई बी टीम थी। फिर इस साल हम इंग्लैंड से हार गए, जो इंग्लैंड के आखिरी लम्हे पर टीम बनी। तो देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान के लिए एडवांटेज तो है, लेकिन फिर भी आप इसको इतना टफ मुकाबला नहीं कह सकते। यानी कि हमें अच्छी क्रिकेट इंशाल्लाह होपफुली हमें देखने को मिलेगी। अच्छा बेग साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, देन आई हैव टू वाइंड अप द सेगमेंट। हमारी याहिया से बात हो रही थी, सलमान बट भी हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है, और थोड़े से खफा भी हो गए बल्कि मेरे सवाल के ऊपर, और कह रहे थे कि मीडिया का काम है जनाब कि वो इस तरह की खबरें फैला देता है। याहिया के अकॉर्डिंगली और जो खबरें आ रही हैं इस वक्त, वो जनाब ये है कि कप्तान बाबर आजम को जो है वो टेस्ट कप्तानी से हटाया जा रहा है, और इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू याहिया हुसैनी T20 से भी। तो आपके पास क्या इतलात है इस हवाले से? अगर तो ये खबरें हैं, झूठी खबरें
हैं तो वेरी वेल, लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो आपको लगता है कि फिर एक प्रेशर एक जो हो जाता है कैप्टनसी के ऊपर वो जरा चैलेंजिंग हो जाएगा इस सीरीज में? जी बेग साहब। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और सोशल मीडिया का दौर है और ख़ासकर हमारे जो नौजवान नस्ल है सोशल मीडिया के बगैर आपको पता है कि उनकी जो ज़िंदगी है वो इस वक्त मुश्किल दिखाई देती है, चाहे स्नैपचैट हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो। अच्छा, अब हम तमाम लोगों को पता है जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जो बच्चे हैं कि जो इन ऐप्स को यूज़ करते हैं कि स्नैपचैट पर, इंस्टाग्राम पर और बहुत सारी ऐसी सोशल ऐप्स हैं जहाँ पर कुछ इस तरह के फीचर्स मौजूद हैं जो ख़वातीन के जो बॉडी पार्ट्स हैं या जो आपका फेस है उसको इन्हांस करके एक खूबसूरती से जो है वो आपकी तस्वीर को बहुत चार चांद लगा देते हैं कहा जाए, या जो आपके जो जिस्मानी खदो खाल हैं उसको प्रोमिनेंट कर देते हैं। अब ख़वातीन, अक्सर आपने फेसबुक पर किसी का डीपी देखा होगा और आप हैरत में मुब्तला हो गए होंगे कि इस शख्स से मेरी मुलाकात हुई है और इसने अपने फेस को कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करके किस तरीके से तब्दील किया हुआ है, और ये इतना ज़्यादा हमें दिखाई देता है कि अक्सर इसके ऊपर बड़ी मज़ेदार मुख्तलिफ तरह की मीम्स भी बनी हुई हैं कि प्लीज़ इतना अपने चेहरे को स्लिम या बॉडी को चेंज मत करो कि कल को अगर तो खासा आप गुम गए तो आपको तलाश कैसे करेंगे, आपकी तो कोई सही तस्वीर भी नहीं होगी। अब बहरहाल ये तो एक मजाक में कही हुई बात है, लेकिन ख़वातीन की एक बड़ी तादाद हमें इस तरह की एप्लीकेशंस में इन फीचर्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही है। और साथ साथ सोशल मीडिया की जनाब हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर जो कंटेंट है वो बड़ा जल्दी जो है आपको पता है कि वायरल हो जाता है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग बगैर किसी कंटेंट के रातों रात वायरल और फेमस हो जाते हैं। दोनों एंगल्स पर जनाब बात करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान गेस्ट मौजूद हैं जनाब तारुफ करवाऊंगी, मरियम इकराम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज अ कंटेंट राइटर, और उनके साथ उनके मियाँ जो कि इंजीनियर हैं हसन अहमद। और मज़े की बात यह है कि हसन जो है वो मरियम का सोशल मीडिया अकाउंट सारा मैनेज करते हैं। तो मैं तो हसन से आज ये भी पूछने वाली हूँ कि यूजुअली जो शौहर है वो बेगमात को ज़रा मना करते हैं कि भाई ये तस्वीर हटा दो, ये वाला कंटेंट मत करो, मगर हसन की बड़ी बात है कि वो अपनी बेगम का खुद से सारा कंटेंट जो है वो और सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मरियम एंड हसन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने जिस रिसर्च का जिक्र किया, ये जनाब रिसर्च जो है वो इंस्टाग्राम के जो ऑनर हैं, उनके जो मालिक हैं, उनकी जानिब से भी ये शेयर की गई है कि इंस्टाग्राम पर इस तरह की तस्वीर ज़्यादा शेयर की जाती हैं, बिलखुसूस यंगस्टर्स की जो कि पूरा फेस बॉडी चेंज करके अपलोड कर देती हैं। तो ये क्या वजह है, क्यों ये रुझान इतना ज़्यादा बढ़ गया है? पहले बेसिकली एक दौर था जिसमें शायद सैलून पे जाना पड़ता था खुद को चेंज करने के लिए, और सैलून वालों को हस्बैंड या जो भी हैं वो दुआएं दे रहे होते थे कि यार ये क्या किया है, मतलब रियल ये है और बाकी ये है। बट अभी इतने ज़्यादा फीचर्स आ चुके हैं और हर लड़की का ख्वाब होता है कि मैं खूबसूरत लगूं, तो उसमें कुछ चीज़ें ये भी आ जाती हैं कि आप विदाउट मेकअप भी हैं तो वो फीचर्स कुछ इस तरह के कि वो मेकअप भी आपको दे रहे हैं और वो इतना खूबसूरत होता है, फिल्टर्स लग के सारा कुछ होके स्लिमर भी लग जाते हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल से स्नैपचैट का मनीम शायद ही कोई फीचर ऐसा हो जिसमें आपका फेस स्लिम या आंखें बड़ी या आईब्रोज चौड़ी ना दिखाई देती हो। मेरे ख्याल से शायद ही कोई फिल्टर ऐसा हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज स्नैपचैट ने भी आपको प्रमोट अगर किया है तो वो इसी चक्कर में है कि आप जब भी स्नैपचैट खोलते हैं तो आप जो रियल नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं। तो वो ऑब्वियसली हर कोई यूज़ करेगा कि हम खूबसूरत नजर आए और वही तस्वीर उठाकर हम कहीं ना कहीं लगा देंगे और लोग भी यही समझेंगे या तो डाइट कर ली है या तो फिर इन्होंने कुछ और किया है कि स्लिम हो गए हैं। जब लाइव देखते हैं फिर पता चलता है ओके फाइन ये फिल्टर था। अच्छा मरियम, कभी आपने इन फिल्टर्स का इस्तेमाल किया? बहुत बार। अपनी बॉडी के लिए, अपने फेस के लिए? फेस के लिए आप कह सकती हैं कि लाइक मेकअप अप्लाई करने के लिए किया, स्लिमर की तरफ कभी नहीं आपने किया? नहीं गई हूं, बिकॉज बहुत ज्यादा कमेंट्स शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग कहते हैं स्मार्ट हो गए, बट मैं स्मार्ट नहीं हो पाई हूँ भाई। तो इसलिए मैं मेकअप के लिए यूज कर लेती हूँ, अदरवाइज नहीं। अच्छा, मुझे बताओ किस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हो आप सोशल मीडिया पे? मैं मोस्टली फूड का करती हूँ। अच्छा, फूड ब्लॉगिंग, लाइक लोगों को बताना कि कहाँ का खाना अच्छा है, कैसा है, कितने का है और वैल्यू ऑफ मनी है या नहीं। इसके अलावा डिजिटल मीडिया पे आप होस्टिंग भी कर रहे हो और कंटेंट को आप बड़े अच्छे से समझते हो और आपको पता है कि कितनी मेहनत दरकार होती है, बहुत ज्यादा मेहनत लेने के लिए। ऑब्वियसली अभी आजकल की मेहनत तो मेहनत नहीं है, वो बेसिकली सोशल मीडिया ने इतना प्रमोट कर दिया है लोगों को, जिसके अंदर आप चाहें तो आप नाइला जट्टी को ले लें, वो मुझसे ज्यादा फेमस है,
लाइक मुझे लोग नहीं जानते हैं, या मैं 3 ईयर से काम कर रही हूँ मीडिया पर, बट मुझे लोग नहीं जानते। बट नायला जट्टी को एवरीबडी नोज कि वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती हैं, क्या क्या बातें करती हैं, मैं तेनू ए कर दूँगी, मैं तेनू ओ कर दूँगी, उनके इस लैंग्वेज को प्रमोट किया हुआ है। सोशल मीडिया बेसिकली ये चीज़ है। अच्छा मरियम, क्या अगर स्लैंग लैंग्वेज जितनी यूज़ की जाएगी, या अगर कोई गालम गलोच की जाएगी, या कोई कार्टूनिश हरकत की जाएगी, या बहुत बोल्ड हो जाएगा, तो उतने ही फॉलोअर्स क्या कमाए जाएंगे? ऑब्वियसली ऐसा ही है। लाइक आप कोई बुरी हरकत भी करते हैं तो आपको फेम मिल जाता है। हम पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं, हम किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। आप अगर वल्गैरिटी में लेकर आए तो उसको भोला आई थिंक भोला रिकॉर्ड लाइक रिकॉर्ड क्या है भाई? मैं तो इस बात पे परेशान हूँ। और लोग उसके साथ सेल्फी लेने के लिए पागल हो रहे होते हैं। फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, उसके बाद इंटरव्यूज़ पर बुला रहे होते हैं। किस बेस पर बुला रहे होते हैं ये मुझे आज तक पता नहीं चला, बट भाई उसको फेम मिला है। अच्छा मरियम, सबसे आसान तरीका क्या है फॉलोअर्स बढ़ाने का, हम आपसे जानते हैं? सबसे आसान तरीका फॉलोअर्स बढ़ाने का यही है कि आप कोई अलग काम करें, या फिर आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत अच्छा इंटीरियर वाला घर है आपका, उसको शो ऑफ करना शुरू कर दें। आप गाड़ियां हैं उनको शो ऑफ करना शुरू कर दें। और अगर लड़की है तो ऑब्वियसली अपने आप को शो ऑफ करना शुरू कर दें। सस्ते में आपको अच्छा खासा फैन फॉलोइंग मिल जाएगी एटलीस्ट। तो ये सब काम करेंगे तो अच्छी फॉलोइंग आपको लगता है कि वो बढ़ जाएगी? आजकल चल कंटेंट लोग नहीं देखते, कंटेंट नहीं देखते हैं। हमारा रुझान दूसरी साइड पे चला गया। तो फिर इसमें गलती कंटेंट क्रिएटर की तो ना हुई ना, जिनके आपने नाम लिए हैं? फिर इसमें उनकी क्या गलती हुई? वो तो वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि लोग उनको देख रहे हैं, उनको PR मिल रही है, उनको काम मिल रहा है। तो इसमें मरियम फिर कितनी हद तक गलत हम खुद हुए? बेसिकली जो व्यूअर्स है ना, गलत वो हैं कि देखने वाले उनको हम उनको प्रमोट कर रहे हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर टैलेंट है तो उसको तो हम प्रमोट करेंगे, बट ये कौन सा टैलेंट है कि आप तेज बोल जाते हैं, ओके फाइन आपको इतना काम मिल गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद ये कौन सा टैलेंट है कि आप बाहर जाके लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं लाइक भोला रिकॉर्ड? ये कौन सा टैलेंट है कि आप गालियां दे रहे हैं तो आपको फेम मिल गया है? ये कौन सा टैलेंट है कि एक लड़के के साथ बीच सड़क पर आप रोमांटिक वीडियोस बना रहे हैं, आपको फेम मिल गया, आपको काम मिल रहा है? हम नहीं कर सकते। तो मगर ये उन्हीं की गलती है जो देख रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ अच्छा ओके फाइन ये वीडियो आई है, ये वीडियो आई है। गालियां भी वही दे रहे हैं और मगर देख भी रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं, और वही लोग जब उनको मिलेंगे उनके साथ सेल्फी भी लेनी है। ये एक चलता आ रहा है। अच्छा हसन जनाब, आप थोड़ा सा बताएं, आप मरियम का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करते हैं, तो कभी तनकीद की आपने कि भाई ये क्या लगा दिया, या ये क्या वीडियो बना दिया, ये कैसा कंटेंट हो गया, चलो इसको हटा लो? क्योंकि सारा कंट्रोल तो जनाब आपके हाथ में है। हाँ, कंट्रोल मेरे पास है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कोई स्टोरी लगा देता हूँ, ये मुझे मना करती है, ये क्यों लगा दिया आपने? तो अक्सर मैं फिर कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, ये अच्छी है, कुछ तो लगाना है ना, ऐसे तो नहीं ना चलेगा। अच्छा बेसिकली पिक्चर्स वगैरह यही अपलोड करते हैं, वीडियो वगैरह जो लगाना है इन्होंने नहीं लगाना है, तो उन पे इनका तो ऑब्जेक्शन नहीं होता कि ये क्यों लगाया, वो अच्छा मरियम, ये जो फेस फिलर्स वगैरह अभी बड़ा जो है वो आजकल कॉमन हो चुका हुआ है। लोग हमारे टीवी की एक्ट्रेसेस को देखते हैं और उनको देखने के चक्कर में अपने चेहरे भी खराब कर लेते हैं। और उसकी एक मिसाल ये भी है कि इस तरह की एप्लीकेशंस है, दैट मीन्स कि खवातीन जो है वो तब्दीली चाहती हैं कुछ ना कुछ अपने चेहरे में और बॉडी में। जनाब इसके ऊपर बात करेंगे और इसका जो नफ्सियाती पहलू है ज़रा उसके ऊपर भी जो है हम वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। डॉक्टर जहाद खान हमारे साथ होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद, ब्रेक के बाद, और जनाब फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से हम कहते हैं खुशामदीद। और इस वक्त हमारे साथ जनाब मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वजहाद खान साहब। और डॉक्टर साहब अभी ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि सोशल मीडिया ऐप्स पर लड़कियां बहुत सारे ऐसे ब्यूटी फिल्टर्स यूज़ करती रहती हैं और बहुत सारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आई गेस उनको होते हैं जो इस तरह की फिल्टर्स को यूज़ करते हैं। अब और हर एक के फ़ोन में आई एम श्योर कि इस तरह के जो है वो फीचर्स या इस तरह के एप्लीकेशंस मौजूद हैं। आपके पास भी पर्सनली इस तरह के केसेस आए हैं ऐसे ख़वातीन के जो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में मुब्तला होती हैं? जी जनाब, सबसे पहले तो मैं बताऊं मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं साइकाइट्रिस्ट ट्रेनी हूँ, और जनाब साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में थोड़ा सा फर्क होता है। लेकिन ये है कि आप जो सवाल कर रही हैं अच्छा इसमें यह है कि आजकल चूंकि नए किस्म के फिल्टर्स आ रहे हैं और लोग जो हैं आजकल लोगों को देख देख के बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पहले तो बड़ा महदूद तौर पे हम दुनिया देखते थे,
और अपने अतराफ में मैक्सिमम 50 लोगों को देख के अपनी जिंदगी गुजार रहे होते थे और उन्हीं से सीखते थे और उन्हीं को समझते थे। लेकिन जब इंटरनेट आया और ये सारी चीजें इतनी तेजी से हमारे ऊपर आई तो देखा जाए तो ये हमसे सही से हजम हो ही नहीं है। वो ज्यादा खाना खा लेते ना तो पेट खराब हो जाता है, तो इसी तरह दिमाग जो है ना वो खराब हो गया है और लोगों को समझ ये नहीं आता कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। अब करना क्या है और क्या नहीं करना है के बीच में एक फाइन लाइन होती है। अगर वो फाइन लाइन आप खो दें तो फिर आपकी सारी तमीज खत्म हो जाती है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि साइकोलॉजिकली अगर देखें तो एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें लोगों को अपनी तारीफ सुनने का बड़ा दिल करता है और वो चाहते हैं कि मेरी तारीफ हर जगह हो और मैं लोगों में प्रोमिनेंट हूँ। और अगर वो अपनी बातों से ना हो सके तो अपनी शक्ल से हो, तारीफें सुनते रहें, कमेंट्स की सूरत में, लाइकनेसेस की सूरत में ऐसे लोगों को कमेंट करता है तो उनकी समझ रहे कि ऑक्सीजन बहाल हो जाती है। और दूसरा एक और बीमारी है जिसको ये लोग कहते हैं कि बॉडी डिस्मॉर्फिक। इसमें अमूमन ये होता है कि लोग अपने आप को खूबसूरत नहीं समझते, हालांकि होते भी हैं, और वो लोग चाहते हैं कि मैं अच्छे से अच्छा हूँ, बावजूद इसके कि वो अच्छे होते हैं तो ये लोग गैर जरूरी चीजों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, चाहे वो रियल लाइफ में मेकअप हो, सर्जरी हो या बोटॉक्स हो या कोई भी चीज हो जो जरूरत से ज्यादा हो। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल और डिवाइसेस में चले जाएं तो फिर ये लोग ज्यादातर एप्स को यूज करके अपने आप को इधर से देख रहे हैं, उधर से देख रहे हैं, एक एक चीज को बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन कर रहे होते हैं। तो ये बकायदा बीमारी बन जाती है आगे जाके। और आपने तो आपने बड़ी खतरनाक बातें कर दी हैं डॉक्टर साहब, मुझे तो परेशानी और टेंशन होना शुरू हो गई। मरियम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मरियम, आप डू यू एग्री जो डॉक्टर साहब ने फरमाया? आप मुझे लग रहा है कि कुछ लगता है कि काफी ज्यादा केसेस आते हैं आपके पास इस मामलात के बारे में, बिकॉज आपकी बात बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं कि हर लड़की को ये चीज़ फोबिया टाइप हो गया हुआ कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत मैं लगूँ। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी के भी सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी पिक्चर विदाउट एडिटिंग लगी हुई है या विदाउट एनी फिल्टर लगी हुई है, हर कोई यही कर रहा है। और यही वजह है कि हमारे अंदर इस चीज़ का आ जाता है कॉम्प्लेक्स कि यार वो इतनी प्यारी लग रही है तो मैं क्यों नहीं लग रही, चलो फिल्टर यूज़ करते हैं, खुद को स्लिम करते हैं, खुद को थोड़े फीचर्स डाल के नोज़ पतली कर लें, लिप्स थोड़े बड़े कर लें, आंखें थोड़ी ब्रॉड कर लें, कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। जी डॉक्टर वजाहत, देखो अब थोड़ा सा दूर अंदेश अगर देखा जाए तो जब ऐसे इंसान से मिलने जाते हैं तो आपके दिमाग में बड़ा धमाका होता है कि मैंने देखा तो कुछ था और ये प्रोडक्ट निकल के कुछ आ रही है। तो ये अगर आप किसी को लिक्विफाई कर रहे हैं या आप कोई ऐप को यूज कर रहे हैं, वाई डोंट यू गो टू द रियल स्टाइल, जैसे कि कोई जिम चला जाए, कोई वॉक करने चला जाए, अपने आप को रियल में स्लिम करे, ना कि वो किसी ऐप की थ्रू करे। लेकिन पाकिस्तान में अमूमन ये देखा है, इनफैक्ट दुनिया भर में, कि शॉर्टकट जो है ना वो हमें जरा जल्दी ग्रेटिफिकेशन देता है, मजा देता है। तो ये किसी का शॉर्टकट हो गया है कि कौन जाके जिम में बैठे, कौन जाके मेहनत करे। डॉक्टर वजाहत, मर्द तो हमने देखा है कि एक बड़ी जो परसेंटेज है मर्दों की वो एक्सरसाइज, जिम वगैरह और इस तरह से करते हैं। जिन एप्लीकेशंस की हम बात कर रहे हैं और जिन फिल्टर्स की हम बात कर रहे हैं, अच्छा मेरी ऑब्जर्वेशन में नहीं आया कि मैंने कभी किसी लड़के को या मर्द को देखा हो इन फिल्टर्स या जो फिलर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए। क्यों खवातीन ही ये कंपैरिजन में जो है वो इस तरह के फिल्टर्स या इस तरह की चीजें ये अपने आप को तब्दील करना चाहती हैं, अपनी बॉडी चेंज करना चाहती हैं, अपना फेस चेंज करना चाहती हैं, क्या वजह है? अच्छा सवाल है ये। देखो बात ये कि खवातीन की खूबसूरती जो है ना वो ज्यादातर जो दिखाई जाती है वो अपनी शक्ल, सूरत या अपनी बॉडी के थ्रू दिखाई जाती है, जो कि नेचुरल फिनोमिना है। मर्द की जो खूबसूरती है वो जाहिर सी बात है वो स्किन की क्वालिटी से नहीं है या उसकी जनाब जिसामत से इतनी नहीं है जितना उसके कैरियर से है, गाड़ी से है, घड़ी से है, चश्मे से है। तो लड़के जो है वो भी किसी तौर पे पीछे नहीं है माशाल्लाह पाकिस्तान में, वो अपने दूसरे तरीके से अपनी ब्यूटी दिखा रहे होते हैं। जैसे कि अपनी कार ले ली, कोई जनाब 4 व्हील ले ली, तो उसकी तस्वीर में वो गाड़ी आगे खड़ी होती है, शक्ल पीछे ही होती है। यानी कि प्रॉब्लम वहां पर भी है, दूसरी साइड पर भी है, ये ना लगे ना कि हम एंटी खवातीन शो कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं इनफैक्ट अपने कई फ्रेंड से बोलता हूँ तुम इतने नार्सिसिस्ट हो कि तुम अपनी पिक्चर में अपने से ज्यादा अपनी चीजों को दिखा रहे हो। कोई परफ्यूम्स दिखा रहा है, कोई मोबाइल की पिक्चर लगा रहा है,
तो हर आदमी चाहता है कि उसकी तारीफ हो, उसको एक्सेप्ट किया जाए एक डिफरेंट तरीके से, हीरो की शक्ल में। लेकिन तो दोनों तरफ, चाहे वो लड़की हो ये चाहे तो लड़का फिर हो। ह्यूमन साइकोलॉजी हुई ना, तो फिर इसमें क्या गलत बात हो गई? अगर मर्द भी किसी और तरीके से शो ऑफ कर रहे हैं, खवातीन भी किसी तरीके से अपनी खूबसूरती दिखा रही हैं, और ये एक क्या पूरी दुनिया में अगर ऐसा है, सिर्फ पाकिस्तान की हम बात नहीं करते, तो फिर तो ये नफ्सियात हुई, तो फिर इसमें गलत इसको कहना क्या दुरुस्त होगा? देखो, ये तो हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है ना, बुनियादी इंसानी जिबिलत की हमें तारीफ मिले, हमें एक्सेप्ट किया जाए। सुबह सुबह हमें बोले भाई तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो, यू आर लुकिंग वेरी गुड, तो हमें अच्छा लगता है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप लाइन को क्रॉस कर दें, प्रॉब्लम ये है जब आप लिमिट्स को खत्म करके अपनी दुनिया सिर्फ एक ही चीज के गिर्द घुमाते रहें और उसके अलावा आप कुछ ना करें, आप ऑब्सेस्ड हो जाएं। ऑब्सेशन या रिपीटेशन, या तो फिर आप इसके अंदर इतना गर्क हो जाएंगे दूसरे दुनिया के काम आपके असरअंदाज हो रहे हों, या आप जिम जाना छोड़ दें और फिल्टर पे डिपेंडेंट हो जाएं, या आप बस शक्ल पे जनाब वो भी जितने भी एप्स में काम होते हैं रंग गोरा करने वाले वो सारे करते रहे, लेकिन रियल लाइफ में अपना ख्याल ना रखें। ये है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अपने आप को अच्छे से अच्छा दिखा रहे हैं। हर इंसान चाहता है कि मैं अच्छा नजर आऊं, अच्छी चीज खरीदूं, अच्छी शख्स से शादी करूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जनाब एप्स का इस्तेमाल गलत बहुत हो। लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का हल भी डॉक्टर वजाहत हम आपसे पूछ के ही सेगमेंट क्लोज करेंगे। मरियम, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मसला तो डॉक्टर साहब ने हाईलाइट कर दिया और खवातीन के भी काफ़ी मसाइल बता दिए। डू यू एग्री? मैं एग्री करती हूँ, मगर इशू हमारा ये है कि अब हमें वो चीज़ करने पर ना हम मजबूर हो गए हैं। क्या मजबूरी आ गई है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई है मरियम? ऐसे कौन से फाके काटने पड़े हैं हमें कि हमें फेस फिलर्स लगाना ही पड़ेगा फिल्टर के थ्रू? आप हमें छोड़ें, ब्लॉगर्स को छोड़ें, टिकटॉकर्स को छोड़ें। मेरे ख्याल से ये हमारी आयजा खान ले लें या फिर मिनाल खान ले लें, कोई भी ले लें, तो उनके मेरे ख्याल से हज़ारों पिक्चर्स हैं, उसके अंदर एक पिक्चर होगी विदाउट मेकअप। अभी मैं कल ही देख रही थी मिनाल खान के भी, तो उनके फेस के ऊपर पिंपल्स भी थे और डार्क सर्कल्स भी थे, सब कुछ था, बट उन्होंने पिक्चर अपलोड की थी। भाई ओके फाइन, आप नामवर हैं शख्सियत, तो उस पर यह है कि उन्होंने भी फिल्टर लगाकर ही किया हुआ है। वो लाइव भी परफेक्ट हैं, बट उनको भी ये फोबिया हो चुका है कि नहीं भाई फिल्टर लगा के एडिटिंग करके उसके बाद ही पिक्चर अपलोड करनी है और लोग हमें देखेंगे कि ओके वाइन बहुत खूबसूरत हैं। और ड्रामास भी हमारे हम बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ये कहना चाहूँगी कि फ़िल्टर लगाना कोई गुनाह हो गया है, पहली बात तो ये है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब को सिर्फ लाइन पे लेने का मकसद ये है कि हमें कब पता चलेगा कि ये हम किसी नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हो गए हैं और बहुत शदीद हम लोग इन्फीरियॉरिटी किसी कॉम्प्लेक्स में जाना शुरू हो गए हैं। तो डॉक्टर वजाहत इस बारे में बताइएगा। ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कुछ पता चलने वाला है, बिकॉज जैसे जैसे हमारा वक्त गुजर रहा है, बढ़ रहा है, 2021 न्यू नॉर्मल और 25 जब 2025 आएगा और आपको बहुत ज़्यादा मजीद फीचर्स मिल जाएंगे, आपकी दुनिया बदल देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? हम तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो अभी सिर्फ इसके डॉक्टर वजाहत एक एस्पेक्ट पे बात की है ना, तस्वीर का एक रुख किया है कि हम सिर्फ पिक्चर्स पे फिल्टर्स लगाते हैं। डॉक्टर वजाहत कितने ऐसे क्लिनिक्स मेरे ख्याल से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अब खुल चुके हैं जहां पर फेस फिलर्स और बोटॉक्स और इस तरह की चीजें और खूब पैसे भी कमाए जा रहे हैं और बेचारी लड़कियां अपने चेहरे भी खराब कर रही हैं। देखो, पॉइंट जो ये टॉपिक करने का मकसद है वो दो है। एक तो ये कि हम किसी चीज को खराब ना बोले, जो कि एक नॉर्मल फिनोमिना है आजकल। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी चीज में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, मैं तो उनको भी मना करता हूँ जो बार बार बोटॉक्स कराते हैं या नोज सर्जरी करा रहे हैं या बार बार चेहरे के फेस को लिफ्ट कर रहे हैं, वो फिर ब्यूटी स्टफ नहीं है, वो फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। आप इंटरनेट पे पढ़ें लोग तो उनको पता चलेगा ये बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर क्या होता है। और दूसरा OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, जिसमें आप रिपीट करते रहते हैं। ये दो बीमारियों की वजह से आप रिपीट करते हैं। दूसरी बात ये कि फिल्टर को लगाना कोई बुरी बात नहीं है, होते इसलिए है कि हम उसको एंजॉय करें, ठीक है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई वही है कि जब एक आप नॉर्मल काम को एबनॉर्मल तरीके से शुरू कर दें। हाथ धोना भी तो बीमारी नहीं है ना, लेकिन अगर आप दिन में 100 बार हाथ धोने लगे तो ये बीमारी बन जाती है, ठीक है। तो इसी चीज को समझना है कि हम अपने फिल्टर्स के चक्कर में अपनी रियल ब्यूटी को ना भूल जाएं, अपनी डिग्रीज को हासिल करने के बजाय अपनी शक्ल, अपने बालों को देखते रहें। भाई लड़के भी सिर्फ ब्यूटी से उनका पेट नहीं भरता, उनको भी पर्सनैलिटी चाहिए, बात करने का तरीका चाहिए, उनको सलीका चाहिए। कितनी वेल ग्रूम्ड लड़की है वो तमाम चीजों पे भी तो काम करे ना। सिर्फ रंग सफेद होके या आंखें मोटी करने से कोई सब कुछ तो नहीं हो जाता ना इस दुनिया में। तो देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन बीइंग अ नॉर्मल पर्सन
and abnormal person. अच्छा डॉक्टर वजाहत, अब चूंकि यंगस्टर्स इन सारी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, हर एक के फ़ोन में है, तो जब बच्चों का हमारा जो रुझान है अगर वो सिर्फ इसी चीज़ पर हो जाएगा कि ज़ाहिरी शख्सियत को ही आपने इन्हांस करना है और ख़ूबसूरत करना है, तो वो दूसरी जगहों में या दूसरी फील्ड में आपको नहीं लगता कि वो पीछे रह जाएंगे? उनको तो लगेगा कि भाई ज़िंदगी में कामयाबी का बस एक ही मकसद अब रह गया और वो सिर्फ ये है। तो मैं चाह रही हूँ कि इस पर भी हम ज़रा बात करेंगे कि ये रोकना आपको लगता है कि ज़रूरी है, या जिस तरह से मरीम ने बोला कि अब ये न्यू नॉर्मल हो गया है, 2025 में बहुत कुछ हो जाएगा तो इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? एक्सेप्ट तो किया हुआ है, तभी तो इतना आम है। प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको अब्यूज करते हैं। अब 4 लड़के घर में सुबह उठते हैं, अजीबोगरीब वो बाल कटाते हैं, दाढ़ी की शेप बिगाड़ के, और किसी भी राउंड अबाउट पे खड़े होकर टिकटॉक बनाए जा रहे हैं। उनका क्या फ्यूचर है कि भाई डिग्री तो लो, पढ़ाई लिखाई करो। पहले आज से सिर्फ 8-9 साल पहले लोग कोचिंग सेंटर ज्यादा जाते थे, पढ़ाई में स्कूल की कॉलेजेस के चारों तरफ यूनिफॉर्म में भरे हुए लड़के लड़की नजर आते थे, ठीक है ना। उनको शौक था पढ़ने का, साथ साथ वो सेलिब्रिटीज नहीं बने क्या वो पाकिस्तान में नामवर शख्सियत नहीं है? वो लोग इनसे ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादा पैसा है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब ये लोग एक ही जगह पे टिल्ट हो गए, झुक गए, सुबह उठे सेल्फी, दोबारा फिल्टर, उसके बाद जनाब कहीं और जाके उन्होंने यूं करके बाल खड़े कर लिए, फिर नया फिल्टर लगा दिया, तो इनका कोई फ्यूचर है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये मीडिया वाले भी बड़े तेज होते हैं, 1-8 साल में एक को हिट कर देते हैं, एक को थोड़ा सा हिट कर देते हैं ताकि पीछे हजारों लोग एक आदमी के पीछे, बत्ती के पीछे लग जाए, और फिर लोग समझते हैं कि हम भी इसी तरह हिट हो जाएंगे। तो जरूरत नहीं है, इससे चांसेस नहीं है। डिग्री ले, पढ़ाई करे, उसके साथ साथ मजे करे। तो डॉक्टर वजाहत, मीडिया जरा पीछे रह गया मेरे ख्याल से। सोशल मीडिया हिट करने के लिए बड़ा जो है वो, हम तो मीडिया वाले साल में कोई ऐसी केस स्टडी लेते थे, सोशल मीडिया पर तो हर 2 दिन के बाद मेरे ख्याल से नया केस और नया वायरल जो है वो बंदी सामने आ रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आपने टाइम निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। मरियम, लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी कि डू यू एग्री विद डॉक्टर साहब उनकी स्टेटमेंट से कि ये वाकई ही हम सिर्फ एक ही काम पे लग गए हैं और बाकी हमारे कामों को तो डेफिनेटली इफेक्ट करेगा ना? बिल्कुल करेगा। बेसिकली ये है कि अभी हमारे मैट्रिक में जो स्टूडेंट्स थे वो ये लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से वो माशाल्लाह फेमस हो गए हैं और आगे वो एग्ज़ाम्स नहीं दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो स्कूल्स कॉलेजेस ओपन नहीं हो रहे प्रॉपरली, तो वो बेचारे अब इसी चीज़ में है कि अब हम फेमस हो गए हैं, हमने कुछ पैसा कमाना शुरू कर दिया है, तो अब हमें ज़रूरत नहीं है स्टडी की। और आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त में सोशल मीडिया पे कोई ऐसी पर्सनालिटी फेमस है जो एजुकेटेड है। और वही बात है कि लाइक आप उनसे जब बात करेंगे और आप कहेंगे यार मैं कौन से जाहिलों में फंस गया हूँ। और लिटरली एक वक्त था कि ये टिकटॉकर्स के साथ, ब्लॉगर्स के साथ और भी बहुत से लोगों के साथ मेरा कांटेक्ट था, बिकॉज़ मैं इवेंट मैनेजमेंट भी करती थी। और लिटरली मैंने सिर्फ इसलिए वाइंड अप किया कि मैं इन लोगों को नहीं टॉलरेट कर सकती। उनके लैंग्वेजेस, उनके अल्फाज, उनके जो बॉडी लैंग्वेज है, वे ऑफ टॉकिंग है, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। आपने इन लोग कह दिया, आपको पता है कितने बड़े स्टार्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं मरियम, तो खफा हो जाएंगे। आपने बहुत सारे लोगों के नाम भी ले लिए। अब आप देखिएगा अभी जरा सोशल मीडिया पे ना आपके जो माशाल्लाह के फॉलोअर्स हैं, लोगों के नाम नहीं अभी जिनके आपने नाम लिए ना वो सारे अभी कैंपेन मैंने बहुत से लोगों के नाम नहीं लिए, बिकॉज मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगी कि सस्ती शोहरत जो है ये ज्यादा देर रहती नहीं है। तो बेटा कुछ वेरी ट्रू, बिल्कुल साथ काम होना चाहिए, प्रोडक्टिव काम साहब होना चाहिए, क्रिएटिव काम होना चाहिए, कंपैरिजन में नहीं पड़ना चाहिए। और जो कुदरती हुस्न की बात है जनाब, लास्ट चीज वो, उसका तो कोई वो कहते हैं ना कि कोई और वो है नहीं। तो ये फिलर्स, ये ब्यूटी फिल्टर्स वगैरह, ये सब इनसे जान छुड़ाएं। और जनाब थैंक यू सो मच। हसन आपका भी बहुत शुक्रिया, एंड मरीम थैंक यू सो मच। जनाब ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अनम आज बनाने वाली है, मुझे पता चल गया है, आलू रखे हुए इन्होंने किचन में, कुछ कटलेट टाइप चीज़ बनने वाली है। तो ज़रा ब्रेक से वापस आते हैं और फिर मज़ेदार डिफरेंट सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि अनम ने इतने प्रोफेशनल और इतने अच्छे कटलेट बनाए हैं यार, घर में क्यों नहीं बनते ऐसे? नबिया बस तो खाना जो होता है बेसिकली मेहनत होती है, उसमें थोड़ी सी मेहनत कर ले तो कुछ भी नहीं होता। आपको पता है मैं कितनी मेहनत करती हूँ? आप
बिल्कुल, ये सच बात है कि नबिया बहुत मेहनत करती हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ्ड कटलेट्स। आप ये स्टफ्ड बातें करते रहते हैं, मैं जरा इसको। हाँ जी, ये बेसिकली पोटैटो स्टफ्ड कटलेट्स है, तो इसकी रेसिपी जो है थोड़ी सी शेयर कर लेते हैं। ये आलू थे तकरीबन 1 kg करीब, इनको मैंने मैश कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर अनार डाला। क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि आप उसको प्यार से डालें ना। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ये ओके। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर हरा धनिया डालना है, अनार दाना डालना है, नमक है, चिकन पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और सफ़ेद मिर्चें हैं। अगर आप चाहें तो काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल उसको मिक्स कर लिया। उसके बाद ये कीमा है, इसको तकरीबन थोड़ा सा नमक और कुटी हुई लाल स्टफिंग कर रहे हैं हम इसके साथ। बिल्कुल ठीक है। इससे चिकन में क्या क्या हमने ऐड किया? इसमें सिर्फ नमक है और कुटी हुई लाल मिर्ची और सिंपल इसको बॉईल कर लिया, दैट्स इट। उसके बाद हमने इसको कुछ भी नहीं किया, कोई चीज़ नहीं की, कोई चीज़ छेड़ी नहीं है, कुछ एक भी चीज़। आप चाहें तो स्टफिंग के बगैर भी बना सकते हैं। चाहें तो स्टफिंग के बगैर जो सिंपल पोटैटो कटलेट्स होते हैं वो होते हैं। घर में अगर कोई चिकन वगैरह बना हुआ है तो वो भी सिंपल हम बनाएंगे। इसके कबाब बनाएंगे, उसके अंदर इसकी स्टफिंग करेंगे। उसके बाद जो है अंडा और ब्रेड क्रम्स कबाब जरा मैं चाहती हूँ कैमरे पे जरा बिल्कुल आप खूबसूरत सा कबाब एक बना के दिखा दो। खूबसूरत सा कबाब बना के। अच्छा, इसको डीप फ्राई कर रहे हैं हम? हाँ जी, डीप फ्राई कर लें, शैलो फ्राई कर लें, आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपको अच्छा लगता है। बेसिकली कोटिंग जो होती है वो उसको बाइंड कर लेती है पोटैटो को। आपको स्पून चाहिए? ये ले। अच्छा, क्या करने लगे हम इसको? ठीक है, अब आप बेशक इसको टर्न कर लें या मैं कर दूं? हाँ, टर्न आप कीजिए तो बेहतर है मेरे ख्याल से, ताकि ये वैसे ब्रेड क्रम्स लगे ना, पोटैटो इजीली जो है स्टफ्ड है और ये जो है इसकी टूटने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है जी, ये देखें, देखिए नबिया कितना प्यारा कलर आया और आप उसकी देखें कि वो कैसे फ्लफी से हो गए। वेरी नाइस, अमेजिंग, खूबसूरत सा कलर आया है इसमें। और अब हम बना लेते हैं 1-2 कटलेट्स। ठीक है नबिया, सिंपल हमने क्या करना है, थोड़ा सा पोटैटो आपने अपने हाथ में लेना है इस तरह कर और स्टफिंग। अच्छा, आप इसके अंदर चीज़ की स्टफिंग भी कर सकते हैं, जिसकी भी स्टफिंग वेजिटेबल की करना चाहें, चीज़। और अगर कोई आलू लवर है तो मेरे ख्याल से उसको किसी स्टफिंग की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, किसी स्टफिंग की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली जो है बेशक ऐसे ही कर ले। ठीक है जी, इस तरह सिंपल आपने कबाब बनाया और कबाब बनाकर इसको हमने क्या किया, अंडे में डिप किया। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्स में। अच्छा, आप चाहे तो बेशक अगर आप ब्रेड क्रम्स स्किप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात है नबिया कि आप ये वाले कबाब जो है एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। अच्छा, एयर फ्रायर में? एयर फ्रायर या जो लोग जरा वो, हाँ, या आप इसको बेक भी कर सकते हैं। मतलब अच्छा, एयर फ्रायर के बड़े भी हमने फायदे सुने। घर में क्लास में भी वैसे खवातीन को होना चाहिए, स्पेशली जिनको इस तरह की फ्राइंग की चीजों का शौक है। फ्राइंग की चीजों का शौक है, मगर वो डाइट कर रहे हैं और वो खा नहीं सकते। हाँ। तो बस नबिया आप इसको जो है थोड़ा सा और निकाल लेंगे, जैसे आपको सही लगता है। अगर आप और कलर देना चाहती है तो और दे लें। चम्मच के बगैर, चम्मच को आप चम्मच के बगैर भी उसको जो है आराम से कर सकती है, नहीं टूटेंगे। अच्छा ठीक है, तो अब इस तरह से इनकी सबकी जो है वो स्टफिंग कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया, बहुत ज़बरदस्त। कितनी देर हम इसको तकरीबन? अच्छा, इसका जो ओवरऑल कुकिंग टाइम जो है नबिया वो हार्डली, क्योंकि आलू भी बॉयल हैं और हमारा चिकन भी कुक है, जो फ्राई में आपका कलर आना है वो हार्डली 2 से 3 मिनट है, क्योंकि सब कुछ तो इसमें कुक है। हमने बेसिकली सिर्फ ऊपर कलर ही देना है। वाह, तो सिर्फ कलर के लिए बेसिकली। और इसको मैंने सर्व किया है नबिया स्वीट चिली सॉस और गार्लिक सॉस का मिक्स करके। इसके लिए एक सॉस बनाई है, ये डिपिंग इसके साथ बड़ी अच्छी कॉम्प्लीमेंट करती है। अदर देन अगर आप चाहें तो इसके अंदर वो भी कर सकते हैं, मतलब वो मिंट जो सॉस होती है वो भी आप इसके साथ कर सकते हैं। अच्छा अनम, स्टफिंग हम कितनी देर तक रख सकते हैं? ये ले स्टफिंग नबिया, एक सेकंड निकाल तकरीबन आप ना आलू है ना, आप इनको फ्रीज नहीं कर सकते। आज मैंने अनम का सारा चूल्हा जो है वो कोई बात कर देना है, कोई बात नहीं। आलू जो है ये लग रहा है, पता चल रहा है कि काफी देर के बाद जो है ना जी वो आप देखें ये कितने फ्लफी हो गए। फ्लफी हो गए। क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट है? कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है, बस जब आप उसकी स्टफिंग करें तो थोड़ा दबा के करें ताकि अच्छा सा जो है ना एक कोटिंग। अनम मेरे लिए एक स्पेशल सिर्फ आलू का कटलेट तैयार करेंगी विदाउट स्टफिंग। ठीक है, आई लव आलू। यू लव आलू? यस, बारीक सा छोटा सा बिल्कुल आपके लिए एक कटलेट बना लेते हैं बगैर स्टफिंग के, क्योंकि आलू जो है वो सब्जियों का बादशाह है। बेशक, और आलू को हम जैसे भी खा लें। मज़ेदार बात है कि नबिया आप आलू के साथ वैरायटी ऑफ
हाँ। फूड बना सकते हैं, वैरायटी। अच्छा अनम, मैं आपसे पूछ रही थी कि ये स्टफिंग हमने कितनी देर तक फ्रिज में रखनी है? नबिया ये आप बनाकर जिस दिन मतलब आपके घर गेस्ट आने उसी दिन जो है, या एक दिन पहले बना सकते हैं? नहीं बिल्कुल भी, आप इनको फ्रिज में ज़्यादा देर नहीं स्टोर कर सकते। आलू है, पानी छोड़ देगा, तो इसलिए जो है आप ज़्यादा देर इसको फ्रिज में नहीं रख सकते। मतलब जैसे अगर आपके घर शाम को मेहमानों ने आना है तो आप सुबह बनाकर इसको फ्रिज में रख दें। लेकिन अगर आप ये कहें कि ओवरनाइट आप इनको रखें, अगर आप इनको ओवरनाइट रखेंगे तो ये पानी जो ये आपकी जबरदस्त, इसको मैं साइड पे रख दूंगी। ठीक है जी, क्या बात तो है। ये सिंपल, यानी कि हम भाई इसको सुबह ही बनाएंगे? बिल्कुल सुबह बनाएं, और इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ आलू बॉईल करने हैं, उनको मैश करना है। मैश करने के बाद आपने इनको इसके अंदर जो है जो भी आपको अच्छी लगती है सब्जियां चाहे आप, ठीक है। हम रेसिपी शेयर कर देते हैं एक बार फिर से, जब तक कि फ्राई होता है। सिंपल आलू लिए हैं 1 kg के करीब, उनको बॉईल किया है, उसके बाद मैश कर लिया। इसमें गया है सॉल्ट, चिकन पाउडर गया है, इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, सफ़ेद मिर्चें मैंने ऐड किया, अगर आप चाहें तो काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें धनिया ऐड किया, नारदाना ऐड किया, उसके बाद अच्छी तरह मिक्स कर लिया। कीमा अलहदा से बॉईल कर लिया था, सिंपल सॉल्ट और रेड चिली जो क्रश है या ब्लैक पेपर आप ऐड करके उसको बॉईल कर, उसकी स्टफिंग की है। उसके बाद अंडा लगाया, ब्रेड क्रम, क्या उसके बाद आपने उसको फ्राई किया। प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आप बनाती हैं कबाब, बहुत अच्छे बनाती हैं। किधर से रेसिपी आप लेके है ना? बस एक प्यारी सी दोस्त मिल गई है बस। ये देखें तो जी, ये हमारा अच्छा नबी, अगर आप इनको एयर फ्रायर में करेंगी ना तो बस हाँ हल्का सा आपने इनको ब्रश करना है, या अगर आप इनको ओवन भी कर रहे हैं तो आप इनको बेक भी करेंगे तब भी आपको सिर्फ और सिर्फ इनको हल्का सा ब्रश करना है या स्प्रे करना है आपने, और इसको थोड़े से टाइम। स्टफिंग वाला आइटम से अच्छा बड़ा लगा, इसमें चीज या चिकन एनीथिंग आप ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स आप अपनी जबरदस्त। और जबरदस्ती सॉस के साथ इसको आप सर्व करें। अनम, प्रोग्राम का तुमको पता है टाइम खत्म हो रहा है और छुट्टी है, तो छुट्टी जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान।